पुलिस को माननीय न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। हम लोग आज के समय में हमको ये बड़ा दुख हो रहा है अभी तक, जब मेरी एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश से हुई है उसी घटना वाले दिन की एफआईआर, तो अगर आपने उनकी एफआईआर लिख ली जो कि झूठ थी, जो महिला, जो पीड़ित महिला है वो बार बार उंगली इशारे दिखा दिखा के कह रही है कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक से 2 दिन बाद छेड़खानी होती है, 2 दिन पहले छेड़खानी नहीं हुई, 2 दिन बाद छेड़खानी हो जाती है। ये मजाक है वाराणसी पुलिस कर दे मेरे ऊपर मुकदमा, मुझे कोई गुरेज नहीं। आपके ऊपर क्यों मुकदमा करे, आप तो खुद ही अधिवक्ता है। दे जवाब मुझे आके, मैं बैठ जाता हूँ, डिबेट कर लेता हूँ, आए बात करें मैं मुकदमा छोड़ देता हूँ, आए बात करें हम फाइल वापस ले लेंगे। हाल ही में ट्रॉमा सेंटर को लेकर आए दिन विवाद बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर के द्वारा कुर्सी को दे मारने के का आपने न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा और सुना और समझा भी होगा, तो आज चूँकि हम फिर उसी जगह पर मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी हैं, जो जिन्होंने इस घटना को लेकर पिछली बार हमसे बात किया था। तो हम इस पे आज उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ अभी अपडेट निकल के आया है, कि उसकी जिस तरह से अभी ट्रामा सेंटर में भी हाल ही में एक खबर आई थी कि एक महिला के द्वारा जो है बाउंसर पर आरोप लगाया जा रहा था। तो हम ये जानेंगे सर कि अब ये मामला है, अब इस मामले में आगे क्या चीज़ें हुई हैं या क्या कार्रवाई हुई या उनके तरफ से क्या हुई है, हम आपसे अपडेट जानना चाहिए। देखिए ऐसा है कि एक अंग्रेजी में कहावत कही गई है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है। तो वो चरितार्थ हो रही है यहाँ पे कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि वाराणसी पुलिस एकदम मनमानी हो चुकी है। वाराणसी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, बिना कानून का पालन किए लोगों और व्यक्तियों के प्रभाव में आकर कार्य कर रहे हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं मुझे। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, 26 मई की घटना है सर। 26 मई की घटना वाले दिन ही मेरे मुवक्किल यानी दलित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसने इमीडिएटली थाने को इन्फॉर्म किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई कि उसके साथ SC/ST अधिनियम से संबंधित अपराध हुए हैं, जबकि धारा 4 कहता है कि इमीडिएट कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए, अगर कोई नहीं करता तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद 27 को ACP महोदय के यहाँ, फिर पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ, अंततोगत्वा जब कहीं से उसको रिलीफ नहीं मिलता तो वो न्यायालय में जाता है। और माननीय न्यायालय में जब वो 4 जून को एप्लीकेशन डालता है, उसके बाद 9 जून को माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया कि इमीडिएट इस पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। आप माननीय न्यायालय के आदेश को पढ़ेंगे, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप पाएंगे कि माननीय न्यायालय ने जो फाइंडिंग दी है उसमें लिखा है जगहों जगहों पर कि इतनी फोटो, एक ही फोटो, कई सारी फोटोग्राफ्स में एक ही जगह पर लोगों का मिलना और एक ही जगह पर अभियुक्त का दिखाई देना, इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि वहां पर कोई घटना नहीं घटित हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि प्राइमा फेसी अपराध के संबंध में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया और कहा कि प्राथमिकी अविलंब दर्ज करिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। मैं मतलब बहुत निराशा में हूं। अगर कल को मेरे साथ, आपके कहने का ये मतलब है कि क्या अभी तक जो आपने केस के लिए इसमें अप्लाई किया था, अभी तक क्या ये नहीं हुआ? मैं उसी पर आ रहा हूं, समझिए बात को आप। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूं उसको कि 9 तारीख को जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और माननीय न्यायालय ने कहा कि अविलंब FIR दर्ज करिए, अविलंब FIR दर्ज नहीं हुई, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश था। तो इससे आप क्या समझते हैं कि कंटेम्प्ट से वाराणसी पुलिस को कोई मतलब नहीं है? कुछ नहीं, उनकी अपनी व्यवस्था है। न्यायालय जाए दूसरी जगह, वो रहेंगे अपनी दुनिया में। पुलिस को माननीय न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। हम लोग आज के समय में, हमको ये बड़ा दुख हो रहा है। अभी तक लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राज्य में चीजें सही हो रही हैं। मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इस सब चीजों की जानकारी नहीं होती है। एकदम से मैं तक जानकारी पहुंचे कि वाराणसी पुलिस किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र में एनआरकी रूप से काम कर रही है। उसके बाद आइए, 9 तारीख को जब FIR का आदेश होता है तो 12 तारीख तक FIR जब नहीं होती है तो हम एक एप्लीकेशन, पीड़ित के द्वारा एक एप्लीकेशन मेरे जरिए माननीय न्यायालय में डाला जाता है कि ये न्यायालय की अवमानना है। 3 दिन तक जब माननीय न्यायालय ने कहा कि अविलंब इसको दर्ज करिए, तो उन्होंने नहीं दर्ज किया और उन्होंने इमीडिएटली जो है, मैंने जब कंटेम्प्ट एप्लीकेशन डाला, वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन इनके यहाँ आ गई। अब कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की जब कॉपी आई, माननीय न्यायालय ने पहले रिमाइंडर जारी किया कि भाई बताइए किस परिस्थिति में आपने नहीं जारी किया, अरे नहीं FIR लिखी। तो उसके बाद फिर जो है इन लोगों ने आनंद फानन में इमीडिएटली गलत तरीके से, अविधित तरीके से, और मैं अनैतिक भी कहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने ही पहले इंक्वायरी करके रिपोर्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भेज दिया था कि ये वहां का मामला है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को देखना है। मैं अपने मुवक्किल को लेकर जिस समय यहाँ के DCP महोदय काशी जोन के पास गया था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि इसमें हम FIR नहीं लिख सकते, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मामला है। ये तो काशी में ही आता है, वाराणसी में ही आता है। आप मेरी बात समझे नहीं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इंटरनल मामला है, हमें वहां घुसने के पहले भी VC का परमिशन लेना पड़ता है। ये DCP काशी जोन का बयान था। कैसे FIR लिख लिया आपने? किस परिस्थिति में आपने FIR लिख लिया? और जो मेरी FIR थी वो FIR माननीय न्यायालय के आदेश से हुई है।
जब मेरी एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश से हुई है उसी घटना वाले दिन की एफआईआर, तो अगर आपने उनकी एफआईआर लिख ली जो कि झूठ थी, आप पूरा सीसीटीवी खंगालेंगे, पूरी सीसीटीवी में देखेंगे, कहीं भी प्रोफेसर इंचार्ज आपको नहीं दिखेंगे किसी प्रकार से बदतमीजी करते हुए, कहीं भी आपको उनके अंगरक्षक या कर्मचारी वो बदतमीजी करते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, आप ये जरूर देखेंगे कि ट्रॉमा सेंटर को बम से उड़ाने के लिए कहा जा रहा है। आप ये जरूर देखेंगे कि आप वो जो महिला, जो पीड़ित महिला है, वो बार बार उंगली इशारे दिखा दिखा के कह रही है कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये आप जरूर देखेंगे, ये जरूर पाएंगे। ये कौन बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? देखिए, मैं अपना प्रिजम्पशन बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही उन्होंने कहा, लेकिन उनका उंगली दिखाना ये प्रदर्शित करता है कि संभवतः कुछ ऐसी ही बात रही होगी। ये आपको जरूर एक मन में भाव खड़ा होकर आएगा। पूरा सीसीटीवी, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का सीसीटीवी मौजूद है, कहीं भी छेड़खानी जैसी विषय नहीं है। दूसरा विषय, 26 तारीख को एप्लीकेशन जो आरक्षण अधिकारी मतलब चीफ प्रोक्टोरियल बोर्ड को दिया एसपी मिश्रा ने, एसपी मिश्रा की पत्नी के द्वारा जो एफआईआर की गई है, तो उन्होंने जो 26 तारीख को एप्लीकेशन दिया उसमें कहानी कुछ और, 27 तारीख को एप्लीकेशन दिया कहानी कुछ और, 28 तारीख को विधिक राय लेकर अचानक से उनके साथ छेड़खानी हो गई। अचानक से 2 दिन बाद छेड़खानी होती है, 2 दिन पहले छेड़खानी नहीं हुई थी, 2 दिन बाद छेड़खानी हो जाती है। तो ये मजाक है वाराणसी पुलिस। किस परिस्थिति में, कैसे, क्यों वो एफआईआर लिखी गई, ये प्रश्न है मेरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। आईपीएस हो जाना इस बात का कोई नहीं कि आप लोक सेवा, आपको याद होना चाहिए कि आप पब्लिक सर्वेंट है। आईपीएस हो गए तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप कुछ भी कर दीजिए। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अनैतिक घटना है। अच्छा, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, जिस डॉक्टर के वजह से ये घटना अब तक क्रम हो रही है, मतलब ट्रामा सेंटर में लोग या ट्रामा सेंटर के बाहर लोग जो है धरना प्रदर्शन लेकर कर रहे हैं, उन्हीं की पत्नी ने ये आरोप लगाया कि मुझे जो है, जो ट्रामा सेंटर में जो बाउंसर है वो छेड़खानी किए। तो बड़ा इत्तेफाक है, अगर एक घटना के साथ अगर उसी परिवार के व्यक्ति या उन्हीं के साथ के व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की दोबारा घटना होती है तो ये कहीं ना कहीं इत्तेफाक है। तो क्या लगता है, ये उनका ये कुछ किसी तरह प्री प्लान है या फिर सिर्फ सौरभ सिंह ही उनको सुबह उठते हैं और शाम देखते ही बस दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि मैं तो डॉक्टर सौरभ सिंह से कोई व्यक्तिगत रूप से बहुत विशेष परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं ट्रॉमा सेंटर, मैंने आपको पिछले अपनी बाइट में ये बताया था कि मैंने मास्क पे मुंह पर मास्क रखकर मैंने देखा, यहाँ की परिस्थितियां देखी। तो अब आप समझिए कि लोगों की दुकान बंद हो गई है सर। ट्रॉमा सेंटर के बाहर लोगों की जो अनैतिक दवा का धंधा था वो बंद हो चुका है। कुछ अनैतिक लोग हैं, कुछ अनैतिक ऐसी परिस्थितियां हैं वो बंद हो चुकी हैं, और उसी अनैतिक स्थिति परिस्थिति को दोबारा जिंदा करने के लिए काम किया जा रहा है। एक आदमी अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको नहीं करने दे रहा है। यही हमारे देश का भविष्य, यही हमारे देश की स्थिति है। और आप जान लीजिए कि उस जो पीड़ित दलित व्यक्ति है उसको फिर दबाव बनाया जा रहा है। एक और हम बात दर्शकों को बताएं, चूंकि अधिवक्ता सर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो करप्ट लोग हैं, यानी जो गलत काम करते थे लोग, छुट्टी पे रहने के बावजूद भी जो घर पे आराम करते थे, तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी आपको हम बता दें कि मेरे पास भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, मेरे पास सबूत हैं कि जिसमें कुछ डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि लोग जो बस जो ट्रामा सेंटर में ड्यूटी करने आते हैं बस वो हाजिरी लगा लेते हैं और फिर अपने क्लिनिक को संभालने चले जाते हैं। तो मेरे पास ऐसा बहुत सारे ऐसे साक्ष्य आ गए हैं, चूँकि अब धीरे धीरे इसका आगे खुलासा होगा। तो अब आरोप प्रत्यारोप बार बार ये हो रहा है, उन्हीं के घर वाले आरोप लगाते रहे हैं कि महिला के साथ छेड़खानी, और पहले वो बोलते हैं बम से उड़ाया जाता है। दूसरी बात तो उनके तरफ से ये बोला जाता है ये सीसीटीवी का जो फुटेज है वो पूरा नहीं है। तो सीसीटीवी का तो मान लीजिए मैं समझ सकता हूँ सीसीटीवी का फुटेज पूरा नहीं है, लेकिन जो बम से उड़ाने देने वाली बात है वो तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जाती है, तो वो फुटेज कहाँ नहीं पूरा है? देखिए, एक व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय की आई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कंकड़ को गेहूं से बीन के निकालने का काम न्यायालय करती है। ठीक है, तो आप समझिए कि जो बात अपने लिए अच्छी है वो हम करेंगे, और जो बात हमारे मन को पसंद नहीं है वो हम नहीं करेंगे। बस वही स्थिति हमारे अपोजिट पार्टी की है। आप मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति जो कि मेरे समझ से हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन हो सकता है पास हो, मैं शिक्षा के बारे में उसके नहीं जानता, और आप जिस समय निकल कर वहां से आ रहे हैं, उसी घटना स्थल पे हम खड़े हैं, आप जिस समय वहां से निकल कर आ रहे हैं, चलिए मैं 1 मिनट को प्रिज्यूम कर लेता हूँ कि आप ही की बात सही है, मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ, मैं मान नहीं रहा हूँ, प्रिज्यूम करता हूँ। तो आप बताइए कि जिस समय आप आए थे उस समय किस परिस्थिति में आपने कुर्सी को लात मारा? कौन था वहां पे? अगल बगल कौन था? कोई था अगल बगल आपको? क्यों? क्या ये जानवर का कृत्य नहीं है? मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूं, कैमरे के सामने कह रहा हूं, ये काम एक जानवरों का होता है, किसी पढ़े लिखे सभ्य आदमी का नहीं कि वो चलते हुए कुर्सी को लात मार दे। कर दे मेरे ऊपर मुकदमा, मुझे कोई गुरेज नहीं है। नहीं, आपके ऊपर क्यों मुकदमा करे? आप तो खुद ही अधिवक्ता है। नहीं, देखिए, अधिवक्ता हूं लेकिन नागरिक भी हूं इस देश का, तो जो करना है मुझे कर दे। देखिए, क्या है कि किरकिरी हूं प्रशासन की आंख का, क्योंकि सही काम के लिए लड़ रहा हूं, तो किरकिरी हूं प्रशासन की आंख का, तो वो तो खोजेंगे ही ना, वो आज नहीं कल मुझे भी लपेटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सत्य के साथ सत्य। तो रही बात, आप
कह रहे हैं कि सब खिलवाड़ है, सब कुछ है। भाई प्रशासन आए, प्रशासन को सारा सीसीटीवी प्रदान कर दिया गया है। जब इंक्वायरी की बात थी तो उस समय प्रशासन को सीसीटीवी दे दिया गया था। जो यहाँ का था वो भी असंभवतः, मुझे जहां तक जानकारी है कि ट्रॉमा सेंटर प्रशासन ने भी उनका सहयोग करके उनको दे दिया था। उसके बाद भी कुछ धमकी भरे पत्र भी आते रहते हैं, कुछ ऐसे शब्दों के पत्र आते हैं जो कि धमकी भरे होते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर इंचार्ज का जो प्रेसिडेंट है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट है, वो क्या है और एक अन्य अधिकारी का प्रेसिडेंट क्या है। इसको आप समझाने की पढ़े लिखे लोगों को आवश्यकता नहीं है। बहरहाल कहने का मेरा तात्पर्य इतना सा है कि एक समझिए कि माननीय न्यायालय का के आदेश का कोई मतलब नहीं है, अपने पर्सनल ईगो का और लोगों के प्रभाव का ज्यादा प्रभाव है। यही मैं कहना चाहता हूं। यहां समाज के सामने गलत संदेश जा रहा है, समाज के सामने गलत बात जा रही है। लोग ये समझने का प्रयास नहीं कर, मतलब वास्तव में दर्पण है, दिखाया नहीं जा रहा है तो कैसे समझेंगे। लोगों को यह दिखाना आवश्यक है, लोगों को यह बताना आवश्यक है कि साहब SC ST की एक FIR के काउंटर में यह काम किया गया है। पुलिस द्वारा जबरदस्ती उनकी FIR को पहले दर्ज किया गया है, जबकि हमारे FIR को दर्ज करने के लिए 9 तारीख को ही आदेश हो चुका था। इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा मनमाना काम किया गया है। मैं एकदम कंडेम करता हूं इनके एक्ट को। ये एक्ट जो है, ये मुझे बड़ा खेद है कि वाराणसी पुलिस, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की पुलिस इस प्रकार का अनैतिक और अविधिक कृत्य करेगी। ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। और आज के समय में मैं अपने आप को सुरक्षित अब महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे अगर कोई समस्या होगी तो शायद मैं डरूंगा एक बार वाराणसी पुलिस से कहने में। सर हमें ये बताइए, जैसे अब चूंकि ट्रामा सेंटर को लेकर स्पेशली सौरभ सिंह को लेकर जो है आए दिन अब धरना प्रदर्शन हो रहा है, और कभी कोई लंका चौराहे पे पहुंच जाता है, पूर्व छात्र भी BHU परिसर में धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता है, कोई कचहरी से भी आ जाता है। लेकिन इन सब जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं जिसमें यानी कि मुख्य व्यक्ति डॉक्टर साहब ही गायब रहते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो मैं कहना चाहता हूं बार बार। आप समझिए, धरना प्रदर्शन करता कौन है? जिसके ऊपर खुद 2-4 मुकदमे हैं पहले से। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनता कौन है? जो ऑलरेडी SC ST के मुकदमे में अभियुक्त है। मैं माफी मांगते हुए कहता हूं जनाब कि आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई है, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो ऑलरेडी SC ST एक्ट में अभियुक्त है। आप बताइए, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है क्या? कोई आदमी जो है वो एग्जामिनर और एग्जामिनी दोनों हो सकता है। मेरे इस बात का जवाब दे दे। जवाब है BHU प्रशासन के पास या पुलिस प्रशासन के पास, वो दे जवाब मुझे आके। मैं बैठ जाता हूँ, डिबेट कर लेता हूँ। आए बात करें, मैं मुकदमा छोड़ देता हूँ। आए बात करें, हम फाइल वापस ले लेंगे अपनी। लेकिन इसका जवाब है कोई उनके पास कि अरविंद कुमार जोशी, जो कि आज के तारीख में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने बैठे हुए हैं, क्या वो SC ST एक्ट में अक्यूज नहीं है? मैं मानता हूं कि अभी केस उनके खिलाफ प्रमाणित नहीं हुआ है, अभी ट्रायल है, अंडर ट्रायल है, लेकिन फिर भी स्टिल वो सस्पिशन के घेरे में तो हैं। कैसे जो है उनको आप चेयरपर्सन बना सकते हैं भाई? ठीक बात है। तो एक प्रश्न चिन्ह तो वाकई बनता है कि अगर जिसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको भी तो सामने लाइए, उसको भी तो धरने पर बैठाइए। सिर्फ आप अगर एक पक्षी अगर बात करेंगे तो दूसरे पक्ष को कौन सुनेगा? तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।